पर फूलों के लगने की व्यवस्था को कहते हैं पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्प अक्ष पर फूलों के लगने की व्यवस्था को क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। लिखो जरा पुष्पक्रम और उसमें लिखो पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। ये निम्न प्रकार का होता है, ये निम्न प्रकार का होता है। हमारे रेसिमोस हमारे रेसिमोस और इसको हिंदी लिखो असीमाक्षी। सही असीमाक्षी दूसरा है साइमोस, CYMOSE, साइमोस, CYMOSE, साइमोस। ससीमाक्षी, ये असीमाक्षी हो गया ससीमाक्षी, तो ससीमाक्षी। और नंबर 3 लिखो विशेष पुष्पक्रम। नंबर 3 में लिखो विशेष पुष्पक्रम। नंबर 3 में विशेष पुष्पक्रम। रेसिमोस यानी असीमाक्षी में क्या होता है? ये जो पुष्प का अक्ष होता है इसकी लगातार वृद्धि होती रहती है। मतलब ये लगातार वृद्धि है। असीम का मतलब लगातार, यानी कि पुष्प अक्ष लगातार वृद्धि करता है। और ससीमाक्ष मतलब निश्चित। यहाँ पे पुष्प अक्ष की वृद्धि क्या होगी? सीमित होगी। ठीक है, तो नंबर 1 रेसिमोस ब्रैकेट में असीमाक्षी, रेसिमोस ब्रैकेट में असीमाक्षी। रेसिमोस ब्रैकेट में असीमाक्षी और उसमें डैश के लिए पुष्पीय अक्ष, पुष्पीय अक्ष नियमित वृद्धि करता है। पुष्पीय अक्ष नियमित वृद्धि करता है। पुष्पीय अक्ष नियमित वृद्धि करता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा हम लोग रेसिमोस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 करके लिखो स्पाइक। स्पाइक ये आप
अगला स्पाइक लेट और ये है कोरिम 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 ये बात बेटा स्पाइक का उदाहरण ले लो लटजीरा स्पाइक है तो लटजीरा इसका उदाहरण क्या है लटजीरा स्पाइक लाइट में को गेहूं धान कोरिम में को धनिया कोरिम में को धनिया तो स्पाइक लाइट का उदाहरण क्या है? गेहूं हाँ धनिया गेहूं हाँ और कोरिम में धनिया दो और लिखो इसमें एक है बेटा अगला इसका टाइप है स्पाइक हो गया स्पाइक लाइट हो गया कोरिम हो गया एक लिखो अम्बेल 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 में लिखा सौंफ चलो भैया तो नया तो भाई चलो चलिए क्या करें इसका इतनी ज़्यादा टिकट वाले तो बीच अम्बेल में लिखा बेटा धनिया और सौंफ ये सौंफ पहले लिखा था सौंफ लिखो ये धनिया बाद में लिखने की बात अगला एक डाल दो साइमोस जो हमने पहले लिखा था ठीक है रेसिमोस और साइमोस तो रेसिमोस हम लोग पढ़ चुके हैं रेसिमोस में ये सारे टाइप थे स्पाइक स्पाइकलेट कोरिम अम्बेल बहुत सारे एंड वगैरह के कलर में सिखाते हैं लेकिन इतना कर अगले को नंबर 2 करके साइमोस यानी कि ससी माक्षी साइमोस CYMOSE साइमोस लेकिन ससी माक्षी और इसमें डैश करके पुष्पीय अक्ष वृद्धि करना बंद कर देती है पुष्पीय अक्ष वृद्धि करना बंद कर देती है ठीक है इसमें सीधे सीधे उदाहरण ले लो कोई नमक की रेट देखो विशेष पुष्पक्रम चलो विशेष पुष्पक्रम विशेष पुष्पक्रम में पहला उदाहरण पहला टाइप है पहला है उसका वर्टिसिलास्टर ये सारे इंग्लिश में नहीं है वर्टिसिलास्टर ये तुलसी में बैठ जाता है ये तुलसी में होगा एक और लिखो साइथियम ये पाया जाएगा रबर के पौधे में रबर होता है रबर लिया उसका नाम है क्या है चलो रबर यूफोर्बिया यूफोर्बिया ठीक है ये सोसाइटी यूफोर्बिया का है अगले एक टाइप है हाइपेनथोनियम ये बेटा पाया जाता है मूलर लिखो बरगद लिखो पीपल
मूलर, बरगद और पीपल कर देना आगे से, मूलर कॉमा बरगद कॉमा पीपल। ठीक, अगला है कैटकिन, कैटकिन इसके आगे तो सहतो, ये सहतो में पैदा, कैटकिन सहतो में पैदा, एक और को स्पेडिक्स। चलो चलो देखो चल रहा है। सहतो कल से तो स्केच करके रखा, कम से कम स्केच तो है, ऐसे कैसे करते हैं? स्पेडिक्स ये खेल में बैठे स्पेडिक्स में खेल में बैठे। ठीक है, तो ये सारे पुष्पक्रम है, वर्टिसिलास्टिक है, ये सारे पुष्पक्रम है। स्पेडिक्स ये सब पुष्पक्रम है। ये मतलब हमने बोला है कि ये एक तरफ पुष्पक्रम लिखा है और जिस पौधे में पाया जाता है वो लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे पुष्पक्रम है और जिस पौधे में पाया जाता है उनके नाम लिख। ठीक है, तो ये पुष्पक्रम की बात है। अगला एग्जाम्पल फूल या फ्लावर। सर ये सेकंड वाला कौन सा पौधा है? साइथियम। ये यूफोर्बिया देखा ना, काटन वाला पौधा छोटा सा होता है, इसमें हल्का सा लाल फूल आता है, वो भी बाहर देख कल दिखा रहे हैं। चलिए तो वो साइथियम, ओ सॉरी यूफोर्बिया उसको। ठीक है, वो यूफोर्बिया का चलो अगला आर्टिकल या अगला टॉपिक का नाम है पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प क्या होता है? पुष्प को कैसे डिफाइन करो? देखो हमारा अगला टॉपिक है वो पुष्प का। पुष्प लीफ टू फ्लावर। इसमें डैश देखो पुष्प क्या होता है? रूपांतरित, रूपांतरित और संपीड़ित, रूपांतरित व संपीड़ित, संपीड़ित, रूपांतरित व संपीड़ित, प्ररोग इस तरीके से प्ररोग, रूपांतरित व संपीड़ित प्ररोग को पुष्प कहा जाता है। रूपांतरित व संपीड़ित प्ररोग को पुष्प कहा जाता है। यह पौधों में, यह पौधों में लैंगिक जनन में सहायक होता है। यह पौधों में लैंगिक जनन में सहायक होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। बेटा लिखो, अगर आपने कोई भी फूल तोड़ोगे उसमें पुष्प का क्या होता है? डंठल होता है। ठीक है, अगर कोई भी फूल तोड़ोगे तो उसमें डंठल मिलेगा। डंठल के बाद दूसरी संरचना जो मिलेगी वो कहलाएगी पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं? बाह्यदलपुंज, दलपुंज और उमंग और जाया। तो ये रचना मिलती है, तो एक करके देखते हैं। तो पुष्प में जो पहला पार्ट है वो है इसका पुष्प व्रंत, पुष्प व्रंत या पुष्प का डंठल जिसको बोलते हैं। एक जो है पत्ती के डंठल को क्या कहते हैं? पेटियोल।
पत्ती के डंठल को क्या बोला था? पीडियो। पुष्प ग्रंथ को क्या बोलेंगे? पेडिसल। फूल के फल के डंठल को क्या बोलेंगे? पेडंकल। नाम अलग है पर हिंदी में क्या लो? डंठल। ठीक है, तो इसको पुष्प ग्रंथ को क्या बोलोगे? पेडिसल। पेडिसल, PEDICEL, पेडिसल। नाम से क्लियर है कि पुष्प का डंठल होता है, तो इसमें कुछ लिखा नहीं। अगला देखो पुष्पासन, और इसको बोलते हैं थैलेमस। इसमें डैश लिखे लिखो। पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जिस पर बाह्य दलपुंज, जिस पर बाह्य दलपुंज, वामा दलपुंज, वामम, पुमंग, पुमंग तथा जायाम उपस्थित होते हैं। थैलेमस का जाया, अभी दोबारा हिंदी में लिखने के लिए जाया उपस्थित होते हैं, पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, देखो एक छोटा सा रफ डायग्राम देखो, अगर किसी भी फूल का ये क्या होता है? पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ, ये वाला ऐसा क्या हो जाएगा? ये वाला थैलेमस, पुष्पासन। ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। और जो ये वाला हिस्सा है जो कि कलर्ड हो रहा है, उसको बोलेंगे दलपुंज। ठीक है, इन दोनों को बोल देंगे, या चार को जो बनाया है उसको बोलेंगे उमंग, और जो अंदर का भाग है इसको बोलेंगे गाइनोसिया, यानी जाया। और ये एक पुष्प है। ठीक है, तो आपको इसके बाद पता हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद पता होना चाहिए। ये पुष्प ग्रंथ जिसको डंठल बोलते हैं, ये थैलेमस जिसको पुष्पासन, यानी कि जिस पर क्या होता है हमारा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो सबसे बाहरी हिस्सा है पुष्प का, ये वाला कहलाएगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के भीतर क्या होगा? दलपुंज, और दलपुंज के भीतर क्या आएगा? उमंग, और सबसे भीतर की तरफ क्या होता है? जाया। ठीक है, तो इसमें हमने दो पॉइंट लिखे, पुष्प ग्रंथ यानी पेडिसल, पुष्पासन यानी थैलेमस। अगला देखेंगे यहाँ पे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स।
ये पुष्प का ये वाली निकालनी होगी, ठीक है, बाह्य दलकुंज ब्रैकियोमेटालिस। ये जरूर लिखते रहना साथ में, ठीक है, ताकि पता रहे कि बाई चांस अगर उसने दलकुंज नहीं पूछा, बाह्य दलकुंज नहीं पूछा, सीधे कैलिक्स पूछ लिया, कभी तो फिर दो काम नहीं होता। बाह्य दलकुंज ब्रैकियोमेटालिस और इसमें यह पुष्प का सबसे बाहरी पुष्पीय चक्र होगा। यह पुष्प का सबसे बाहरी पुष्पीय चक्र होता है, जो कि हरे रंग का होता है, जो कि हरे रंग का होता है। बाह्य दलकुंज की इकाई, बाह्य दलकुंज की इकाई सेपल होती है, सेपल। बाह्य दलकुंज की इकाई सेपल होती है। बाह्य दलकुंज की इकाई सेपल। बाह्य दलकुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दलकुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दलकुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब लाइट दलकुंज और इसका ये शब्द कोरोला, COROLLA, कोरोला। यह पुष्प का द्वितीय पुष्प चक्र होता है। यह पुष्प का द्वितीय पुष्प चक्र होता है। ये प्राय रंगीन होते हैं। ये प्राय रंगीन होते हैं। दलकुंज की इकाई पेटल होती है। दलकुंज की इकाई पेटल होती है। ये कीटों को आकर्षित करते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि परागण की क्रिया हो सके। ये कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि परागण की प्रक्रिया हो सके। परागण की प्रक्रिया हो सके। लास्ट में मिलता है उमंग। और एंड्रोशिया। बाहर से भीतर के क्रम में, बाहर से भीतर के क्रम में ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। बाहर से भीतर के क्रम में ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जो कि पुष्प का नर जनन भाग होता है। जो कि पुष्प का नर जनन भाग होता है। जो कि पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसकी इकाई
इकाई स्टैमेल गिवन है, इसकी इकाई स्टैमेल ब्रैकेट में पुंकेसर, इसकी इकाई स्टैमेल ब्रैकेट में पुंकेसर होती है, इसकी इकाई स्टैमेल ब्रैकेट में पुंकेसर होती है। छोटा सा हेडिंग, इसी हेडिंग के तहत लिखना पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के भाग। अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, इसको बाहर निकालोगे, इसको देखो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पुतंतु कहलाता है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, पुतंतु, इसी को लिखते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट जहां जिस भाग पर एंथर से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं योजी। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, योजी। योगी मत लिख लेना, योजी लिखना, कनेक्टिव, इसको कनेक्टिव, ठीक। और सबसे ऊपर का भाग ये क्या कहलाता है, एंथर। स्टैमेल के 3 भाग है, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर, और ये एक स्टैमेल। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एक स्टैमेल। जब पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं, तो इस प्रक्रिया को ससंजन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को ससंजन कहा जाता है। तथा जब पुंकेसर आपस में ना जुड़कर जब पुंकेसर आपस में ना जुड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से जुड़े होते हैं, आपस में ना जुड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से जुड़े होते हैं, तब इसे असंजन कहा जाता है। तब इसे असंजन कहा जाता है। अगला एक नंबर जायान, छठे नंबर जायान, और इसको लिखते हैं गायनोशिया। जायान ब्रैकेट में गायनोशिया, जायान ब्रैकेट में गायनोशिया। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र भी होता है, और यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र भी होता है। इसकी इकाई अंडक, अंडक ब्रैकेट में कार्पेल, इसकी इकाई अंडक ब्रैकेट में कार्पेल होगी।
उसकी इकाई अंडक कहने का कारक है। अंडक के निम्न भाग होते हैं, अंडक के निम्न भाग होते हैं डैश। पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो जैसे हमने ये वाला एक कैसे बनाया था, ऐसे ही क्या बनाएंगे अंडक का यहाँ पे डायग्राम, यानी कि इसको इस तरीके से यहाँ पर डायमेंशन पर ये कहलाता है स्टाइल। ये कहता है स्टिग्मा, और ये लास्ट में कहलाता है ओके। ठीक है, ये इसको हिंदी में लिखोगे अंडाशय, और स्टिग्मा को लिखोगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और स्टाइल को लिखोगे वर्तिका, वर्तिका। ठीक है, तो ये हमारे गाइडेंस इसको तो अंडक के कितने भाग हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओके, तीन भाग। और पुष्प के भाग हो गए। अगला है हमारा फल, यानी फ्रूट्स। तो ये पुष्प के बारे में अगला टॉपिक है हमारा फल। फल को कैसे डिफाइन करोगे, फल क्या होता है और फल क्या होता है? फल यानी फ्रूट्स। ठीक, दो बातें हैं जो हमने यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर देखा है। तो फल क्या होता है, तो फल परिपक्व अंडाशय का अंतिम भाग होता है। ये यूं कहें कि परिपक्व अंडाशय को ही फल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है, परिपक्व अंडाशय के, परिपक्व अंडाशय के अंतिम उत्पाद को, अंतिम उत्पाद को फल कहा जाता है। अंतिम उत्पाद को फल कहा जाता है। तो यही चीज में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। लेकिन कब बदलेगा? निषेचन के पश्चात, क्षण निषेचन के पश्चात।
निषेचन के पश्चात जरा ये एक लाइन बना हुआ है। परिपक्व अंडाशय किस में बनता है? फल में बनता है, लेकिन कब? निषेचन के पश्चात। ठीक है, चलो अच्छा, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? यौगिक लिखिए, नोट करके। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहा जाता है। अगला नोट करिए, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फलों के प्रकार, फलों के प्रकार। ये हो गया बता दें, ये लिखे सभी ने। फलों के प्रकार, फल तीन प्रकार के। पहले एक चार्ट बना, फिर से सिंपल फ्रूट, नाम से ही कह कि सरल फल है ना। और दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरी कैटेगरी है कंपोजिट फ्रूट। बेटा ये तो सरल फल बोलेंगे सबकी, इसको तो सरल फल बोलेंगे। इसको संग्रहित फल बोलेंगे, संग्रहित फल। और तीसरा लिखिए पुंज फल, इसको बोलते हैं पुंज फल। ठीक है, ये दोबारा दो प्रकार का है सरल फल। ड्राई फ्रूट, ताजा बादाम वाला नहीं, शुष्क फल। यहाँ पे ताजा बादाम लिखा है, शुष्क फल। दूसरा है फ्लैशी फ्रूट, मांसल फल, फ्लैशी फ्रूट, यानी इसको बोलेंगे मांसल फल। ठीक है, ड्राई के कई प्रकार करते हैं, फिर से क्या बोलना, ये तीन प्रकार के हम देंगे। तो इसमें स्फुटनशील फल, स्फुटनशील फल, इसमें स्फुटनशील फल
प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा भाग है, इसको पढ़ते हैं इसके लिए 2 भाग। इसमें इसका पहला कैरियर फिर इसमें इससे 4 भाग है, इसमें नंबर कैलकुलेट हो कैरियर प्रकार का फल पाया जाता है रस वेरिएंट फल। तो रस वेरिएंट कौन से प्रकार का फल पाया जाएगा कि टेरियो ऑफ ग्रुप, जो कि किस प्रकार का होगा, एग्रीगेट टाइप का होगा। तो रस वेरिएंट एग्जांपल इसका रस वेरिएंट टेरियो ऑफ वेरिएंट शरीफा में पाया जाता है, इसमें शरीफा अगला टाइप इसमें कैरियर ऑफ फॉलिकल कैरियर ऑफ फॉलिकल ये आँख में पाया जाता है। आँख में नहीं होगा, आँख बोलते हैं इसको, एक नाम है मला तक दो एक यहाँ मला। चौथा है कैरियर ऑफ हीम चार प्रकार के टेरियो ऑफ ग्रुप जो कि रस में पाया जाएगा, टेरियो ऑफ बेरी जो कि शरीफा में, टेरियो ऑफ फॉलिकल जो कि मला या आम एक ही बोला जाता है, टेरियो ऑफ एक्टिन जो कि रैनकुलस में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बस कुछ खास के नाम लिखेंगे जो कि फेमस हो रहे हैं या जो कि काफ़ी पूछे जाने वाले हैं उनको लिखेंगे, केवल यहाँ पे सब नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें 2 ही है तो यहाँ पे लिखेंगे। सोरोसिस प्रकार का फल पाया जाएगा पेटाल में। शहतूत में, ठीक है, और चीड़ का पेड़ सुना है, चीड़ ठीक है। ये बात हो गया बेटा, बना रहा है। दूसरा प्रकार यहाँ लिखो, इस वाले का दूसरा प्रकार नंबर 1 ये, नंबर 2 इसमें यहाँ लिखो साइकोनस। साइकोनस बेटा ये पाया जाता है अंजीर, ठीक है, तो ये अंजीर, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है।
गया जिसका बन गया डिस्पोटल सील वाले में हेडिंग आगे लिख देना, मैं ये लिख रहा हूँ इसमें नंबर है फली। ये किसमें पाई जाएगी? जितनी फली वाले पौधे जैसे लोबिया हो गई है ना, और सोयाबीन हो गई, जो भी जितने फली वाले, ठीक है, ग्वार की फली हो गई, मटर हो गई, ये सब इसमें आता है। फली के नाम ही फली फली फल किस में आ जाएगी? फली वाले पौधे। इसमें पहले मटर, हाँ सेम भी आ जाएगी, लोबिया और सेम, ठीक है, मैंने वो लिख दिया, बाकी बढ़ाना तो सेम फली। इसमें अगला टाइप देखते हैं, ये टाइप सरसों में सिल्कुआ सरसों का, ठीक है, और एक कैप्सूल ये उबड़ कैप्सूल उड़ने का तीन उदाहरण वहाँ पे हुए। फल जो है यहाँ पे इसमें नंबरिंग करके हो यहाँ पे, बाकी आप कॉपी में जगह बनाते हैं, दे दो, ये नहीं हो तो उसको अलग साइड निकाल लेंगे, ठीक है, नहीं तो अलग साइड निकाल लेंगे। हम लोग बात करें आप स्टूडेंट सी फल, ठीक है, तो इसमें पहला नाम है कैरियोप्सिस, ये पहले गेहूं, अगला है सिप्सेला, ये पहले था सूरज, अगला है इसका नट्स, इसका उठा है सिंघाड़ा लीची, सिंघाड़ा और लीची, तो ये इसके तीन प्रकार होते हैं, और इस वजह से ये तीन प्रकार हैं, ठीक है। ये वाला हो गया इतना बात के, लास्ट बचा है साइटोकार्पिक, तो साइटोकार्पिक पर में इसमें दवाई का क्रीमों का इस टाइप का फल पाया धनिया, धनिया ये धनिया, और नंबर 2 है इसको रेगमा, ये पाया जाता है अरंडी, अरंड फल एक होता है, बीज होता है जिसके साथ बचपन में खेला करते थे, लड़ाते थे, हाँ इस टाइप का अंडे, अरंडी लेकिन पूरा अरंड इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो साइटोकार्पिक है। अब बात करते हैं फ्लैश, यानी मांसल फल की बात करते हैं,
मेरी देखो और फिर वो, इसके अलावा एक नॉर्मल यहाँ पे टाइप है। रूट किसमें पाया जाएगा? रूट नारियल और आम, ठीक है। इसके बाद रूट का लर्न नारियल और आम, रूट टाइप का फल नारियल और आम। टमाटर, खजूर, मकोई, कद्दू, तुरई, लौकी, खीरा, कद्दू, तुरई, लौकी, खीरे। मूंगफली, गुलाब, बेल का जो शेयर है वही बेल, और वेलोसा वाले में इसमें अनार, वेलोसा वाले में अनार, ठीक है। तो ये सभी फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है? तो इससे बनना है, ठीक है। और फ्रूट के प्रकार क्या है, कौन से हैं? तो ये हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा। अगला है मतलब बीज यानी सीड्स, उसको पहले से टाइम का याद दिलाता है। अगला है हमारा टाइप जो पढ़ना है टॉपिक बीज यानी सीड्स। क्या होते हैं बीज? जैसे हमने फल देखा, फल किससे बनना है? परिपक्व अंडा से। बीज किससे बनेगा? ये परिपक्व बीजाणु से बनेगा। ये दोनों बातें लिखो, दोबारा लिखो। अगर हम फल की बात करें, पहले फल की, तो किससे बनता है? परिपक्व अंडा से। डिसीजन के पश्चात बनता है। क्या बनेगा? फल।
अंडाशय को क्या बोलेंगे? ओवरी। ठीक है। अगली हमने बात बोली परिपक्व बीजांड। निषेचन के पश्चात किसमें बदल जाएगा? बीज में। निषेचन के पश्चात यानी कहने का मतलब है निषेचन के पश्चात परिपक्व बीजांड सीधी क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। या इसको दूसरे से कह सकते हो निषेचन के पश्चात परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। ठीक है। कैसे? बस इतनी बात याद रखना कि परिपक्व बीजांड ही क्या है? हमारा बीज है जो कि निषेचन के पश्चात होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताने वाला था कि ओवरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ डायग्राम है। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा ओवरी में। ओवरी में ही क्या होगा? बीजांड होगा। बीजांड कहाँ होगा? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना ओवरी। ओवरी कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा। ये हो गया ओवरी और जो बाहरी वाली है ये होगी ओवरी। ओवरी किसमें बदल रहा है? सीड में। और ओवरी किसमें बदल रही है? फ्रूट। दोनों संरचना बदलेगी। और कहाँ पे? ओवरी के अंदर ही क्या होगा? ओव्यूल, जो कि निषेचन के पश्चात किसमें बदलेगा? सीड में। और निषेचन के पश्चात ओवरी किसमें बदलेगी? फ्लूइड यानी फल। ये दोनों लाइनें लिख दो, उसको समझने के लिए बना दो। बीज के निम्नलिखित भाग होते हैं। बीज के निम्नलिखित भाग होते हैं और इसमें पहला भाग लिखोगे बीज आवरण। बीज आवरण सीड को ये पहला बीज आवरण ब्रैकेट सीड ये बीज का सबसे बाहरी भाग होता है। यह बीज का सबसे बाहरी भाग होता है जो कि बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कि बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। बीजावरण टेस्टा, बीजावरण टेस्टा तथा टेगमेन से मिलकर बना होता है। बीजावरण टेस्टा तथा टेगमेन से मिलकर बना होता है। ठीक है। बीजावरण टेस्टा तथा टेगमेन से मिलकर बना होता है। बीज का अगला भाग होता है माइक्रोपाइल। बीजावरण में माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल,
यह बीज में एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। अंकुरण के समय मूलांकुर, मैंने रेडिकल बोला था उसको, मूलांकुर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडिकल। अंकुरण के समय मूलांकुर माइक्रोपाइल से ही निकलता है। अंकुरण के समय मूलांकुर माइक्रोपाइल से ही निकलता है, माइक्रोपाइल से ही निकलता है। बीज का अगला भाग यह बीज के अंदर अविकसित पौधा होता है। यह बीज के अंदर अविकसित पौधा होता है जिसमें मूलांकुर व प्रांकुर पाए जाते हैं, जिसमें मूलांकुर व प्रांकुर यानी कि रेडिकल और ल्यूब्यूल, मूलांकुर व प्रांकुर पाए जाते हैं। मूलांकुर से जड़ का विकास होता है, मूलांकुर से जड़ का विकास होता है, जबकि प्रांकुर से तने का विकास होता है। मूलांकुर से जड़ का विकास होता है, जबकि प्रांकुर से तने का विकास होता है। ठीक है, अगला भाग रूट कोर्स जो है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। रूट कोर्स या एंडोस्पर्म नाम से पता लगा। रूट कोश मतलब भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना क्या कहलाएगी? भ्रूण कोश। ठीक है, चलो भ्रूण कोश ब्रैकेट में है एंडोस्पर्म। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना भ्रूण कोश कहलाती है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना भ्रूण कोश कहलाते हैं। कुछ बीजों जैसे चना और मटर, चना और मटर इत्यादि में भ्रूण कोश का अभाव होता है। भ्रूण कोश का अभाव होता है। ऐसे बीज को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। नॉन एंडोस्पर्मिक बीज, ऐसे बीज को नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है।
डज नॉट। इसके विपरीत जिन बीजों ब्रैकेट में चावल गेहूं मक्का, इसके विपरीत जिन बीजों ब्रैकेट में चावल गेहूं मक्का ब्रैकेट में भ्रूण कोश पाया जाता है, उन्हें एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। नॉन उन्हें एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। छोटा सा है बीज पत्र, ऐसे लिखो बीज पत्र, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं कॉटिलेडन्स। बीज पत्र ब्रैकेट में कॉटिलेडन्स। देखो बेटा, दो संरचना होती है, दो टर्म आते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलेडन, एक होता है डाइकॉटिलेडन। मोनोकॉटिलेडन एक बीजपत्री, डाइकॉटिलेडन द्विबीजपत्री। होता क्या है बीजपत्र ब्रैकेट में कॉटिलेडन्स। ठीक है, गेहूं का दाना देखा है, ये चावल जब धान होता है, धान इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, और इसमें बीच में कुछ धानियां पड़ी होती हैं इस तरीके से, है ना, वहीं में से चावल के धान को पकड़ना, उसको तोड़कर ऐसे अलग करने की कोशिश करना नहीं होगा। मक्का लेना, सबसे बड़ी मटर लेना, ये चना लेना, चना तो सबने देखा ही, चना कुछ इस तरीके से होता है। जब ये पानी में भीग जाता है तो इसको जो तोड़ोगे तो दोनों भाग आराम से अलग हो जाते हैं। जो दोनों भाग अलग हो गए वो क्या कहला रहे हैं? बीजपत्र। यानी कि एक हिस्सा एक बीजपत्र, दूसरा हिस्सा दूसरा बीजपत्र, तो वही क्या है? कॉटिलेडन्स कहलाता है। ठीक है, तो मटर का सॉरी चना है, चना में इधर वाला हिस्सा और ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे? बीजपत्र। ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे बेटा? बीजपत्र। अब चूंकि ये दो बीजपत्र है, ठीक है, तो ऐसे बीज जिसमें द्विबीजपत्र पाए जाएंगे उसे क्या बोल देंगे? द्विबीजपत्री। ऐसे बीज जिसमें दो बीजपत्र पाए जाएंगे उसे बोलेंगे द्विबीजपत्री बीज। और ऐसे पौधे जिसमें ऐसे बीज यानी द्विबीजपत्री बीज होंगे उससे क्या बोलोगे? द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है ना? और ये धान क्या है? एक बीजपत्र, इसलिए एक ही बीजपत्र होता है। ठीक है, और ये चना, ये कैसा है? द्विबीजपत्र, द्विबीजपत्री करते हैं। और यहाँ चना दोनों को बना लिख देना, एक बीजपत्री और एक चना द्विबीजपत्री। ठीक, बना दो। बीजपत्र पता चल गया ना क्या होता है? तो बस बीजपत्र हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसको सीधे समझ लो। धान एक बीजपत्री है, और ऐसे ही जैसे मटर भी तोड़ोगे तो 2 हिस्से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बीज होंगे तो फिर 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, उन्हें क्या बोल देंगे? द्विबीजपत्री। और धान एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री के और उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? चना, मटर, सेब, मूंगफली, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्विबीजपत्री। चलो नाम अपने हिसाब से बढ़ा दो, चना, मटर, सेब, लोबिया,
ये सब द्विबीजपत्री, ठीक है। धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है, एक बीजपत्री। धान, गेहूं, मक्का क्या है, एक बीजपत्री। टाइम ओवर हो गया क्या? कितना हो गया बेटा? 1 घंटा 13 मिनट हुआ है। 1:13 हुआ है, मतलब 1 घंटा 13 मिनट। छोटा साइड लो, बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण। इसमें क्या है, बीज को अंकुरित होने के लिए, बीज को अंकुरित होने के लिए जल, ऑक्सीजन, जल, ऑक्सीजन तथा ताप की आवश्यकता होती है। जल, ऑक्सीजन तथा ताप की आवश्यकता होती है। बीजों का अंकुरण 3 प्रकार से होता है। बीजों का अंकुरण 3 प्रकार से होता है। बीजों का अंकुरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। समझने के लिए इस प्रकार के अंकुरण में, इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र जमीन के नीचे रह जाता है। इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र जमीन के नीचे रह जाता है। इसमें इपिकोटाइल, इपिकोटाइल, इसमें इपिकोटाइल तेजी से वृद्धि करता है। इसमें इपिकोटाइल तेजी से वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप बीज जमीन के भीतर रहेगा। इपिकोटाइल तेजी से वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप बीज जमीन के भीतर रह जाता है। उदाहरण लीजिए, मक्का, गेहूं, चना इत्यादि। मक्का, गेहूं, चना इत्यादि। नंबर 2 करते हो बेटा, मक्का, गेहूं, चना इत्यादि। नंबर 2, उपरिभूमिक अंकुरण। उपरिभूमिक अंकुरण, ये बेटा
उपरिभूमिक अंकुरण और एपीजियल जर्मिनेशन, नाम से ही क्लियर है। उपरिभूमिक, ऊपर मतलब ऊपर रहने वाला, अधो मतलब भूमि के नीचे रहने वाला। बीज जब भूमि के नीचे रहेगा तो अधोभूमि का रहेगा। उपरिभूमि में क्या है, जब बीज भूमि के ऊपर आ जाएगा तो उपरिभूमि का रहेगा। ठीक, बस बीजों में ना क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कौन सा उपरिभूमिक अंकुरण, एपीजियल जर्मिनेशन, इसमें ऐसा अंकुरण जिसमें ऐसा अंकुरण जिसमें बीज जमीन के ऊपर आ जाता है। बाबा उपरिभूमिक अंकुरण कहलाता है। बीज जमीन के ऊपर आ जाता है, बाबा उपरिभूमिक अंकुरण कहलाता है। इसमें हाइपोकोटाइन, जैसे एपिकोटाइन था, ऐसी चीज समझता है बीज में ही हाइपोकोटाइन। हाइपोकोटाइन इसमें हाइपोकोटाइन तेजी से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बीज जमीन के बाहर आ जाता है। जिसके फलस्वरूप बीज जमीन के बाहर आ जाता है। उदाहरण कद्दू, करेला, कद्दू, करेला, सेब इत्यादि। कद्दू, करेला, सेब इत्यादि। तीसरा टाइप है विविपेरी। विविपेरी इसमें क्या होता है कि बीज फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाता है। क्या होता है इसमें, अभी तक एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन में क्या है कि सीड गिरा जमीन पे और जमीन गिरने के बाद जमीन पे गिरने के बाद वो अंकुरित हो रहा है। लेकिन विविपेरी में अंतर ये है कि ये पेड़ पर जब फल लगा है और लगे ही फल में क्या होता है, बीज का अंकुरण हो जाता है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के अंकुरण में बीज फल के अंदर ही अंकुरित होने लगता है। फल के अंदर ही अंकुरित होने लगता है और जब फल फट जाता है तब यह बीज स्वतंत्र होकर वृद्धि करता है और जब फल फट जाता है तब यह बीज स्वतंत्र होकर वृद्धि करता है। उदाहरण कितने लोगों ने देखा है कि नारियल जो है जमने लगता है, फल की अवस्था में होता है, जैसे नारियल वो अपने आप भीतर जमने लगता है, ऐसा देखा है? तो इसका उदाहरण नारियल। और एक उदाहरण और राइजोफोरा, इस तरीके से राइजोफोरा क्या है? एक मैंग्रोव पौधा है। राइजोफोरा क्या होता है? ये एक मैंग्रोव पौधा है, एक मैंग्रोव पौधा। ठीक, लेकिन ये वैज्ञानिक नाम है पौधे का, इसलिए से अंडरलाइन होता है राइजोफोरा। ठीक है, तो ये बीज का जर्मिनेशन हो गया। नोट करके दो बातें और लिखो, नोट करके बस
देखो हमें इतना तो पता है कि जब फल बनता है तो डिसीजन के बाद नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे ही बीज बनेगा तो डिसीजन के बाद नहीं बनेगा, लेकिन कुछ फल का निर्माण हो गया बिना डिसीजन के होता है, ठीक है। कुछ फल का निर्माण बिना डिसीजन के होता है। ऐसे फलों को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सुना हो शायद, तो ऐसे फलों को क्या बोला जाएगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें नोट करते हैं। कुछ पौधों में बिना डिसीजन के ही फल का निर्माण होता है। कुछ पौधों में बिना डिसीजन के ही फल का निर्माण होता है। ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फल, ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। फल स्टॉप। इस प्रकार के फल, अच्छा जरा सोच के बताओ, जैसे मैंने ये बोला कि इस प्रकार के फल का निर्माण कैसा होगा? किसी चीज के बिना होगा। तो क्या इन फलों में बीज पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? क्या इन फलों में बीज पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि किसी चीज के बिना हो रहा है। ये लाइन ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं। उदाहरण ऐसे फल बीज रहित होते हैं। उदाहरण बीज रहित केला और अंगूर इत्यादि। बीज रहित केला और अंगूर इत्यादि। अब तो कई सारे जैसे हम लोग तरबूज खाते हैं, तरबूज भी अब सीडलेस आने लगा है, ठीक है। तरबूज भी बिना बीज के आता है। नींबू भी क्या होता है? नींबू भी सीडलेस आने लगा है। तो ये सारी जिस कैटेगरी वाले पार्थेनोकार्पिक। फिलहाल हमने एग्जाम्पल लिखा है वो है बीज रहित केला और अंगूर, ठीक है। फिर आ जाता है तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपकारी की हमने लगभग जो भी चीजें बेसिक थी और इम्पोर्टेंट थी हमारे सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ रहे। कल हम एक टॉपिक शुरू करेंगे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केवल एक फ्लोचार्ट बना देंगे। बाकी उसकी हर कोशिका के कार्य क्या है ये आप लोग उससे लिख लेना। बस एक फ्लोचार्ट बना दूंगा कि कौन सा कोशिका कहाँ हो रहा है, जीवन में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका वृद्धि क्या है, इस तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा पादप आकारिकी, पादप